नमस्कार दोस्तों। अगर आप नीट एग्ज़ाम के माध्यम से डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नीट एग्ज़ाम के सारे बच्चों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीन पे जितनी इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस की जाएंगी। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीट एग्ज़ाम होता क्या है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली नीट एग्ज़ाम उन लोगों के लिए होता है जो फ्यूचर में डॉक्टर बनने के लिए एम रखते हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आप MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, या फिर BUMS करना चाहते हैं, BSMS करना चाहते हैं, BHMS करना चाहते हैं, तो आपके लिए नीट एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अब नीट एग्ज़ाम बेसिकली ईयर में एक बार होता है एंड इसका नोटिफिकेशन लगभग दिसंबर महीने में जारी कर दिया जाता है। संभवतः दिसंबर महीने में हर बार जारी हो जाता है, वैसे कोरोना के कारण लेट हो सकता है तो वो अलग चीज़ है। अब जब आप इस फॉर्म को भरने जाएंगे ना, तो जनरल कैंडिडेट को 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जबकि अगर आप जनरल EWS या फिर OBC NCL में आते हैं तो आपको 1400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, यानी हाँ 100 रुपीज़ आपका बच जाएगा। जबकि SC ST PWD ट्रांसजेंडर, PWD का मतलब हो गया यहाँ पर अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर 800 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जबकि इसके साथ अगर कोई प्रोसेसिंग चार्ज है तो वो भी आपसे लिया जाएगा। अब बात आती है एग्ज़ाम की। तो जो आपका एग्ज़ाम होता है बेसिकली 3 घंटे का एक पेपर होता है, 180 मिनट जिसमें होते हैं, एंड ये एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो 2 से 5 बजे के बीच में होता है। एंड आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बातें करेंगे। बेसिकली अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है। इन ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके ईजिली आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं एंड इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो नीट का एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें 3 पार्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजिक्स का, सेकंड होता है केमिस्ट्री का, एंड थर्ड होता है बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों को मिक्स किया जाता है। अब जो आपके क्वेश्चन होते हैं MCQs टाइप के होते हैं, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपके पास एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, और आपको सही उत्तर का चुनाव करना होता है। टाइम मैंने पहले ही बता दिया कि 3 घंटे का होगा और 2 से 5 के बीच में आपका पेपर देना होगा। एंड इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होगा, 180 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होगा, 180 मार्क्स का होगा। जबकि बायोलॉजी में कुल 90 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 45 क्वेश्चन बॉटनी से एंड 45 क्वेश्चन जूलॉजी से, तो टोटल 90 क्वेश्चन हो जाएंगे एंड 360 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है, अच्छे रैंक में जाना है, तो आपको नियर अबाउट 550 से 600 के करीब आपको मार्क्स लाने होंगे। अब बात आती है कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। तो अगर आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो कि आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करोगे तो ये क्वेश्चन का 1 नंबर काट लिया जाएगा, जबकि अगर आप ये क्वेश्चन सही करोगे तो आपको कुल 4 नंबर प्राप्त होंगे। नीट का पेपर बेसिकली ऑफलाइन होता है, जिसमें आपको पेन एंड पेपर की मदद से पेपर को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करेंगे, जबकि फ्यूचर में अगर इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो इसकी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी तक तो ये पेपर ऑफलाइन ही होता है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आप जिस लैंग्वेज में चाहेंगे उन लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। जैसे कि इसमें कुल 11 लैंग्वेज होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हिंदी एंड इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो पेपर में रहेगा ही रहेगा। अगर आप हिंदी का चुनाव करते हैं तो आपको इंग्लिश साथ में मिलेगा, और अगर आप इंग्लिश का चुनाव करते हैं तो केवल आपको इंग्लिश में पेपर देने को मिलेगा। अब अगर आप किसी खास रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप बंगाल के हैं, तो आपको बंगाली में पेपर देने का अवसर मिलेगा, और बंगाली के साथ भी इंग्लिश लैंग्वेज एटलीस्ट रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो नीट यूजी से रिलेटेड दी जा रही है, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है मेडिकल के तो आपको नीट यूजी देना पड़ता है। अब यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो कम से कम 17 वर्ष आपकी उम्र पूरी होनी चाहिए। अगर आप 17 वर्ष से कम है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, एंड मैक्सिमम आप 25 ईयर्स तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप SC ST OBC NCL में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, तो आप 30 वर्ष तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप PWD
PWD यानी कि अगर आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, तो आप 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप इसे अप्लाई करना चाहें ना तो आप 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th अपीयरिंग में हैं यानी कि आपका 12th का एग्ज़ाम हुआ है या फिर होने वाला है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब पहली राउंड की काउंसलिंग होगी ना उस समय तक आपके 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है ना तो आप फिर अगर आपका इसमें सिलेक्शन भी हो जाता है तो भी फाइनली आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 12th अपीयरिंग एंड पास दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए, तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है, ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि कौन लोग नीट एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपने PCM ग्रुप से पढ़ा है यानी आपके इंटर में 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। इसे अप्लाई करने के लिए 12th में बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है ओपन स्कूल वालों की कि अगर आप ओपन स्कूलिंग से पढ़े हैं या फिर प्राइवेट पढ़े हैं जैसे कि NIOS से अगर आप पढ़े हैं तो ईजिली आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, आप लोग वैध नहीं इसे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो भी आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दायर किया गया है। जो इसके निचले कोर्ट है ना ये इन लोगों को अलाउ किए हैं, यानी कि ये लोग भी जो आप ओपन स्कूल से पढ़े हैं या फिर आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात अगर आपने इंटर जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके अलावा आपने बायोलॉजी लिया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ओपन स्कूल से पढ़ा है और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट हैं एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में ही है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल इंटर में आपके बायोलॉजी एटलीस्ट होना चाहिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। अभी फ़िलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे देती है कि ये लोग अलाउ नहीं है तो फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तब तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका ये भी प्रश्न हो सकता है कि सर 10+2 में कितने % वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन 4 सब्जेक्ट्स को लिया है, चारों में आप पास हैं एंड ऑल ओवर 50% है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये रूल जनरल के लिए है या फिर EWS के लिए है। वहीं अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लास के NCL में आते हैं यानी नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको 10% डिस्काउंट यानी 40% में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो कम से कम 45% मार्क्स आपके 12th में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप नीट एग्ज़ाम में बैठते हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट उस एग्ज़ाम में 15th परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप जनरल हैं या फिर EWS हैं। अगर आप SC ST या फिर OBC NCL में आते हैं तो 14th परसेंटाइल अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यानी कि एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आप डिसेबिलिटीज़ में आते हैं तो 45th परसेंटाइल होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि आपको इस नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में आपको निम्नलिखित टॉपिक को कवर करने पड़ेंगे, जैसे कि फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशंस, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा 12th में अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना पड़ेगा, ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्ली। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये सारे के सारे सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा फिजिक्स में। इसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन्स, S ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा सम P ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, आप एक बार देख लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा। बायोलॉजी में 11 से डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट पढ़ना पड़ेगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अलावा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। आपको बताना चाहेंगे कि इसके डिटेल सिलेबस में अगर एक एक टॉपिक को अगर आप सब टॉपिक में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसके डिटेल्स सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। जो सबसे पहला वाला कमेंट होगा ना, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा इसके पीडीएफ की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कॉलेज आपको कैसे अलॉट होता है, यानी कि कैसे आपको कॉलेज मिल पाता है। तो सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना है। नीट के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है, फिर वहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी। जो मेरिट तैयार की जाएगी उसके बेसिस पर जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उनकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो काउंसलिंग जो है वो 3 राउंड में होगी। ठीक है, 3 राउंड में काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में जो लोग जिनको जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में उसके बाद आप जाके एडमिशन कर सकते हैं, यानी कि लास्ट में कॉलेज अलॉट होगा एंड उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे आपके पास चॉइस होंगे। आप जिपमर ले सकते हैं, आप एम्स ले सकते हैं, आप बीएचयू ले सकते हैं। तो जो भी चाहें वो आप कॉलेज ले सकते हैं। अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, नहीं अच्छा मार्क्स है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज ना गला काट लेते हैं, बहुत लूटते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो कम पैसे में आपका जो यहाँ पर मेडिकल का सपना पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट देना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एमबीबीएस में लेना चाहते हैं, जैसे बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा बीडीएस में एडमिशन लेना चाहें जिसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बोलते हैं। इसके अलावा बीएमएस है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएसएमएस जिसे हम बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी बोलते हैं। तो इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए ईजिली आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करना ही होगा। अब बात आती है स्टडी मटेरियल की। तो यार यहाँ पर जो सिलेबस है ना, वहाँ पर अगर आपने 11th एंड 12th इन दोनों की अगर एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता नीट को क्रैक करने से या फिर नीट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने से, क्योंकि 80 to 90% जो आपका सिलेबस है वो इन्हीं से कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे ना तो आपकी नैया पार नहीं होने वाली है। तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पूछने के तरीके को भी पता आप लगा पाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन का लेवल आप समझ पाएंगे एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट भी होते हैं। तो इन सब पक्ष में आपका काफ़ी लाभ हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है एंड 11th एंड 12th के एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल चाट जाना है। अब एनसीईआरटी बुक में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन तीनों को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बुक की आवश्यकता भी पड़ सकती है, जैसे कि अगर आप चाहें तो इनके सब्स्टिट्यूट बुक को भी ले सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट की एक ही बुक लीजिएगा। वो भी अगर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो, कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर आप बेसिक बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी का प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अधिक जानकारी के लिए आपको, अगर आप नीट की तैयारी कैसे करें, 600+ मार्क्स कैसे लाएं, ये जानना चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा। उस वीडियो के लिंक पे आप क्लिक करना, तो वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, किन दृष्टिकोण को फॉलो करके आप इजीली ये कर सकते हैं। अब चलते चलते सबसे ज़रूरी बात कि यार फ़ीस कितनी लगेगी। सब तो बातें हो गई, लेकिन फ़ीस नहीं पता रहेगा तो आपके मन में एक संदेह बना रहेगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो लगभग 2 लाख से 5 लाख या फिर 6 लाख के बीच में आप पूरे इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपको एम्स मिल गया, अब एम्स में बहुत कम फीस है, तो कम फीस में आप इजीली ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जिपमर मिल गया, जिपमर में काफ़ी कम फीस है, लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये के करीब आपको एनुअल देना पड़ता है। एंड ये जो कोर्स होता है ना, आपको कोर्स तो पता ही होगा कि 5.5 साल का होता है, 5.5 वर्ष का कोर्स होता है। तो आपको इस 5.5 वर्ष में लगभग आपको प्रति वर्ष 20 से 25 हज़ार रुपये जिपमर में खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर आपको एम्स में हो गया तो इससे भी कम पैसे में आपका
पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे, यही 2 से 5 लाख के एवरेज में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में वही एडमिशन ले सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे का फ्लो ज़बरदस्त है। इसमें 30 से लेकर 50 लाख के बीच में आपके खर्च हो जाएंगे, और इससे भी ज़्यादा कुछ तो इंस्टीट्यूट इससे भी ज़्यादा आपसे ले लें। आई थिंक लगभग हमने सारी बातें क्लियर कर ली हैं। बहुत अच्छी वीडियो आपको लगी होगी आई थिंक, जैसे मैं सोचता हूं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप रेटिंग भी दे सकते हैं, 1 से लेकर 5 स्टार के बीच में आप रेटिंग दे सकते हैं। तो इससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मैंने जो प्रयास किया है वो कितना सफल रहा। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को एक सही जानकारी मिल सके। एंड इसके अलावा आप लाइक भी कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।